हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का नाम है अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म दिख रही होगी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अर्ली मतलब पहले, और आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन द चिल्ड्रन। ये वो एबिलिटी है कि जिससे कोई भी अडल्ट कोई भी हो सकता है, आपकी टीचर हो सकती है, आपका पेरेंट हो सकता है, एजुकेटर हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, उसकी एबिलिटी की रिकॉग्नाइज करना, पहचानना माइलस्टोन्स इन द चिल्ड्रन। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना। अब आप ये सोच रहे हो कि ये माइलस्टोन क्या होता है? तो माइलस्टोन है ना, एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। जैसे एक बच्चे के लिए माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं? उसका 6 मंथ, उसका 1 ईयर, उसका 18 मंथ्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? 9 मंथ्स, ये सब क्या है? उसके माइलस्टोन्स है। माइलस्टोन जैसे अगर एक बच्चा 6 मंथ का है तो उसको बैबलिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा क्रॉलिंग शुरू कर देनी चाहिए, उसको फेशियल एक्सप्रेशंस देने चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा फैमिलियर फेसेस को। तो ये सब क्या है? इसके माइलस्टोन्स है ना। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एक बच्चे के माइलस्टोन्स को पहचानना और उसको अंडरस्टैंड करना। तो इसको हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ऐसी एक टर्म आती है अर्ली इंटरवेंशन। अब अर्ली इंटरवेंशन क्या है? अर्ली इंटरवेंशन मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव अर्ली सपोर्ट। मान लो उस बच्चे में कुछ है प्रॉब्लम, उसको डिसेबिलिटी है कोई, ठीक है, उसको माइलस्टोन्स अच्छे से नहीं आ रहे, उसको उसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई के बाद हम उसका अर्ली इंटरवेंशन करेंगे। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करना और इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करना उस चिल्ड्रन को। ठीक है, एट द यंगर एज, पहले ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दो ताकि आगे जाके कोई डिसेबिलिटी का रिस्क ना रहे। ठीक है, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसका इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन में हम उसको सपोर्ट देंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी सपोर्ट देना है उसको वो सपोर्ट देंगे ताकि उसका रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये था हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन। अब इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो जब भी जैसे ही हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो वैसे ही हम उसका इंटरवेंशन शुरू कर देंगे, तो ये हमें रेमिडिएशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, the children have not yet faced academic failure, therefore it becomes easier to work and them they still retain their motivation। अगर हम उसकी प्रॉब्लम को जल्दी पहचान लेंगे तो उसके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसका मोटिवेशन बना रहेगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्यूचर रिस्क, इसी से उसका फ्यूचर का रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा, फ्यूचर में उसको ऐसी कोई डिसेबिलिटी का रिस्क कम हो जाएगा या फिर नहीं रहेगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो चीज़ पहले पहले हो रही है हम उसी को ठीक कर लेंगे, आगे रिस्क को बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि आगे जाके वो जो प्रॉब्लम होती है वो सीवियर होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अचीव द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, तो ये हमें ये हेल्प करता है इन डेवलपिंग द माइलस्टोन्स को अचीव करने में। पेरेंट्स को इट हेल्प्स द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, पेरेंट्स को हेल्प करता है कि अपने बच्चे को पहचाने, अंडरस्टैंड करे। टीचर को हेल्प करता है कि उसकी एजुकेशनल नीड्स को पहचाने। अदर और बाकी और लोगों की भी हेल्प करता है कि वो बच्चे की नीड्स को पहचाने, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो ये नीड को पहचानने में हेल्प करता है कि हाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको नीड की ज़रूरत है। हेल्प द टीचर टू मेक एजुकेशनल प्लान्स, टीचर को हेल्प करता है कि बच्चे के लिए इफेक्टिव एजुकेशनल प्लान बनाए। IEP आपने सुना होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, नहीं सुना है तो आगे सुन लोगे। नेक्स्ट, इट मिनिमाइज द बैरियर्स इन डेवलपमेंट, तो इससे क्या होता है, जो बैरियर्स मीन्स रुकावटें, जो भी डेवलपमेंट में रुकावटें आने वाली होती हैं वो कम हो जाती हैं। ओके, अब अर्ली इंटरवेंशन में क्या क्या आता है? इसमें स्क्रीनिंग आती है, स्क्रीनिंग करना, असेसमेंट करना, स्पीच एंड लैंग्वेज का असेसमेंट, थेरेपी देना, फिजिकल और OT मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, होम विजिट्स करना, मेडिकल नर्सिंग करना और एटसेट्रा। अर्ली इंटरवेंशन में वो सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड होंगी जिसको उसकी नीड है। ठीक है, जिससे हम उसकी डिसेबिलिटी का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये है हमारी 1.1।
सॉरी 4.1 इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें से इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे अब 4.2। ओके 4.2 में क्या है? ओके इसमें है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। आपको पता है क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होता है? देखो क्रॉस डिसेबिलिटी होता है जैसे मान लो डिफरेंट डिसेबिलिटी है और डिफरेंट पर्सन्स हैं, उन सबको इंक्लूड करना, ये है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। मीन्स एक यूनिटी अप्रोच लेना कि जैसे जिसको डिसेबिलिटी है, जैसे डिसेबिलिटी है, उनको हम अलग अलग नहीं मानेंगे, उनको हम एक मानेंगे। दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी। अब इसका अर्ली इंटरवेंशन में क्या सर्विसेज मिलती हैं इन लोगों को, तो ये पढ़ते हैं हम। The function is to enable the children with disability to develop communication, language, social, motor, emotional and cognitive abilities. ये फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है? जिस भी चाइल्ड को डिसेबिलिटी है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। भाई कैसी डेवलपमेंट में हेल्प करता है? कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लैंग्वेज की, सोशल, मोटर, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। मीन्स उसकी हर एरिया में डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। नेक्स्ट they ensure the accessibility through the braille signage, tactile flooring, washrooms and with the grabbers and highlights the drinking points. अब ये क्या हेल्प करता है? जो भी डिसेबल पर्सन है, जैसे मान लो कि वो ब्लाइंड है तो उसको ब्रेल प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो डेफ है तो उसको साइन लैंग्वेज प्रोवाइड होनी चाहिए, उसको आनी चाहिए, ठीक है। टेक्टाइल, अगर वो डेफ ब्लाइंड बोथ है, टेक्टाइल का मतलब होता है बाई टचिंग, फील करना, ठीक है, टच करके पहचानना। तो दिस इज टेक्टाइल, तो टेक्टाइल मोड का यूज होना चाहिए। फ्लोरिंग होनी चाहिए, मीन्स ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उनको चलने के लिए परफेक्ट स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। वॉशरूम में ग्रैब बार्स होने चाहिए, स्टील के ऐसे ग्रैब बार्स, ताकि वो सपोर्ट लेके उठ सकें या बैठ सकें, ठीक है। नेक्स्ट लो हाइट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग पॉइंट है, जो वाटर कूलर की हाइट है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए एज पर द इंडिविजुअल, ताकि वो उसको ईजिली यूज़ कर सके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टी सेंसरी लर्निंग। ओके हाँ, मल्टी सेंसरी लर्निंग होता है बाय यूजिंग मल्टीपल सेंसेस, जैसे ऑडियो, वीडियो सब दिखा के, ठीक है। ऑडियो दिखाया, वीडियो दिखाया, उसको टेक्टाइल मोड में ऑब्जेक्ट्स दिखाए, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए, मीन्स मल्टीपल सेंसेस से पढ़ाना, इट्स मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो ये उनको मल्टी सेंसरी लर्निंग भी प्रोवाइड करता है मल्टीपल सेंसेस से। जैसे मान लो पहले उसको ऑडियो सिखाई, ऑडियो दिखाई कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सुन ले, फिर उसको वीडियो दिखाई, अच्छा, और फिर उसको ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ में दिखाई, ठीक है। फिर उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए, जैसे ये फ्रूट्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होते हैं, तो ऐसे उसकी, तो फिर ये कौन सी सेंस यूज हुई? उसकी टच की सेंस यूज हुई। तो ऐसे मल्टीपल सेंसेस का यूज करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन सर्विस फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी अंडर द रूफ। तो ये क्या करता है? ये रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिसेबिलिटीज को एक सिंगल रूफ के नीचे, ठीक है। जैसे उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले, ठीक है, बहुत सारे आश्रम्स खोले, बहुत सारी संस्थाएं खोली, तो इन लोगों के लिए बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट दे प्रोवाइड मेडिकल प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी वर्कर्स एंड ट्रेन्ड केयर गिवर्स। तो इनके लिए क्या है? मेडिकल प्रोफेशनल्स आए प्रोवाइड करते हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए फ्री एजुकेशन होती है 6 to 18 ईयर्स। प्रोफेशनल्स प्रोवाइड किए, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, ट्रेन्ड केयर गिवर्स हैं, तो वी आर स्पेशल एजुकेटर, हमको भी इन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी 4.2 भी ख़त्म होती है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट 4.3, अब इसमें आते हैं स्क्रीनिंग एंड रेफरल। अब स्क्रीनिंग क्या होता है? देखो, स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन, स्क्रीनिंग वो फर्स्ट स्टेप होता है जो हम लेते हैं टू डिटरमाइन दैट स्टूडेंट शुड बी असेस्ड फॉर देयर एजुकेशन। ये फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे मान लो कोई नया बच्चा स्कूल में आता है, तो पहले टीचर क्या करती है, अच्छा तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तो पहले उसको ऑब्जर्व करना, उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप बढ़ाना, उसको कितना नॉलेज है,
ठीक है, या फिर कितना उसका एबिलिटी है सीखने का, तो दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज लाइक फर्स्ट स्टेप, हमने फर्स्ट स्टेप लिया, हमने उससे उसका नाम पूछ लिया, तो ये क्या है, स्क्रीनिंग है, हम उसकी बोलने का तरीका जान रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। इट आइडेंटिफाइज द एरिया वेयर द स्टूडेंट नीड द सपोर्ट। अब स्क्रीनिंग से हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में बच्चे को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट मस्ट बी सिंपल, जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो सिंपल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए, बच्चे को समझ आना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए एंड एटसेट्रा। मीन्स पूरी तरह से बहुत सिंपल टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि हम पहचान लें कि उसको इस नीड इस एरिया में सपोर्ट चाहिए और इसमें हमको उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट टर्म आती है रेफरल। अब रेफरल क्या होता है, तो रेफरल होता है जैसे ही हमने स्क्रीनिंग की तो हम उसके साथ वर्क करना शुरू करेंगे, हमको पता चल गया उसको किस एरिया में सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रेफरल तैयार करेंगे। तो रेफरल क्या है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोसेस। तो ये स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर एन इवोल्यूशन। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि इसका इवोल्यूशन किया जाए, ठीक है, इसको ठीक किया जाए, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, इसको सपोर्ट दिया जाए। तो रेफरल इज मेड बाय द पेरेंट, गार्डियन एंड क्लासरूम टीचर और एनी मेंबर ऑफ द स्कूल। रेफरल कोई भी बना सकता है, एक पेरेंट बना सकता है, गार्डियन बना सकता है, क्लासरूम टीचर बना सकता है और स्कूल का कोई भी मेंबर बना सकता है। द चिल्ड्रन सपोर्ट्स ऑफ having a disability, suspected having a disability or children at a risk of disability are referred. उन बच्चों को रेफर किया जाता है जिनमें रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी हो, ताकि मतलब जैसे अगर एक टीचर है, स्पेशल एजुकेटर, अगर उसको लगता है कि हाँ इस बच्चे में डिसेबिलिटी का रिस्क है तो वो उसको रेफर कर देगा, उसको रेफर कर देगा, ठीक है। तो उसके रेफरल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके रेफरल में उसका नाम होता है, सेक्स होता है, बर्थ होता है, डेट होती है, नेम एड्रेस होता है, देन फ़ोन होता है और फ़ोन नंबर ऑफ पेरेंट्स होता है। तो मीन्स उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है रेफरल में। तो यहाँ पे हमारी 4.3 भी ख़त्म होती है। ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी आता है 4.4 में से कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का क्या रोल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन या अर्ली इंटरवेंशन में। तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द बर्थ टू 3 years। तो अर्ली चाइल्डहुड कौन सा होता है हमारा, बर्थ से लेके 3 साल तक की उम्र का अर्ली चाइल्डहुड है। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। ये कैसा पीरियड है, बहुत ही क्रूशियल है। ऑफ अ चाइल्ड हैज़ अ लर्न द मोस्ट इन दिस एज, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एज में सीखता है, 1, 2 और 3 साल की उम्र तक वो बहुत ज़्यादा स्पीड से सीख रहा होता है, ठीक है। दिस टाइम ऑफ द चाइल्ड इज स्पेंड विद द पेरेंट्स, और ये वो टाइम होता है जो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करता है। फैमिली प्रोवाइड्स द चाइल्ड वेरियस एक्सपीरियंसेस नीडेड फॉर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस एज। फैमिली है जो उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करती है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो उनके सामने हो रही होती है, ठीक है। तो फैमिली का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चाइल्ड नीड्स एन encouraging and enriching environment at the home to develop well। तो चाइल्ड को उसके घर पे क्या चाहिए, encouraging environment चाहिए, enrich environment चाहिए। मीन्स उसको जो फैमिली है उसको अच्छे से उसके साथ बिहेव करना चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, गुड हैबिट सिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये उसका डेवलपमेंट पीरियड है जो वो अपने घर पे ही स्टार्ट करता है। तो पेरेंट्स फर्स्ट नीड टू एक्सेप्ट द कंडीशन। अगर उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई स्पेशल चीज़ है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, विदाउट फीलिंग शेम ऑन देयर चाइल्ड। उनको शर्म आने की बात नहीं होती, ये चाइल्ड के बस की बात भी नहीं होती, ठीक है। तो ये उसकी वजह से नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नेचुरल है, इसमें किसी की मिस्टेक नहीं होती है। तो पेरेंट्स को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट फीलिंग शेम। शर्म आने की कोई बात नहीं होती इसमें। दे मस्ट इनकरेज द चाइल्ड
टू यूज़ वेरियस एड्स एंड एक्सेसिव टूल्स अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड। उनको इनकरेज करना चाहिए अपने चाइल्ड को कि वो एड्स का यूज़ करे, ठीक है, टूल्स का यूज़ करे जैसे जैसी उसकी नीड है, ठीक है। जैसे मान लो उसको कम सुनाई देता है या फिर उसको कम दिखाई देता है तो बच्चे को चश्मे लगाए, क्या पता उसको चश्मे से दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स मस्ट कंसेप्ट स्पेशल कंसल्ट आएगा ये सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये कंसल्ट है, कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर, उनको स्पेशल एजुकेटर से बात करनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए एंड स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, और अपने चाइल्ड की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। दे मस्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द चाइल्ड विदाउट गेटिंग इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द चाइल्ड। यहाँ पे भी विदाउट आएगा, विद नहीं आएगा, ओके। उनको चाइल्ड को समझना चाहिए विदाउट इरिटेट, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिल्कुल कामली, बिल्कुल सेंसिटिवली उसकी बातों को सुनना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिजाइन्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन विद द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड रीच देयर पर्सनल गोल, ठीक है। जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि वो हेल्प करती हैं उस पर्सन को ताकि वो उनकी बातें समझ सके, अपने गोल्स तक पहुंच सके, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। नेक्स्ट अब कम्युनिटी का क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज encourage the direct increase in the participation of child in various areas for their development। जो कम्युनिटी है उसको भी इनकरेज करना चाहिए उस चाइल्ड की डेवलपमेंट को वेरियस एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में उसको पीछे नहीं हटाना है, ठीक है, उनको डिस्करेज नहीं करना है कि भाई तुम तो नहीं कर पाओगे, तुमसे तो होगा ही नहीं, तो कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। उनको हमें इनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट दे सपोर्ट द फैमिली विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उनको क्या करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्या पता फैमिली गरीब हो, ठीक है, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस देना चाहिए। प्रोवाइड द चाइल्ड आफ्टर द स्कूल एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट स्प्रेड अवेयरनेस एंड सोसाइटी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अवेयरनेस फैलानी चाहिए फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में, तो हर जगह अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की। कम्युनिटी सर्विसेज इंक्लूड्स, अब कम्युनिटी सर्विसेज में क्या क्या आता है, सोशल वर्कर्स आते हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, मेडिकल सपोर्ट आता है और एजुकेटर्स आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट तो नहीं है, इसी का पार्ट है। हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ पेरेंट पढ़ लिया, उसी में हमने सोशल सर्विसेज पढ़ी हैं, सोसाइटी कम्युनिटी सर्विसेज कि भाई क्या क्या कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर भी। अब स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है, हम सब क्या है, स्पेशल एजुकेटर्स ही हैं, तो हमारा उनकी लाइफ में क्या रोल होता है, ये तो हमारा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड्स द इंटरवेंशन, जो स्पेशल एजुकेटर होएगा वही इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू द सर्विसेज टू इम्प्रूव द चाइल्ड, टू इम्प्रूव एंड डेवलप द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो ये इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, जो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। तो हमारा काम क्या है, उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट they can about the future and infants, young children and young with the youth with the disability and families। तो उनको क्या करना है, उनको अवेयरनेस फैलानी है इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रंस में कि डिसेबिलिटी ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, और इनको हेल्प करनी चाहिए, इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी फैमिलीज को भी बताना चाहिए, तो इस टाइप ऑफ अवेयरनेस फैलानी चाहिए। They work in many different environments such as school, residential facilities and home settings। जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो हर डिफरेंट इन्वायरमेंट में उसको वर्क करना आना चाहिए, जैसे स्कूल में, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ में जैसे घर जाके उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना, होम सेटिंग्स में सेटिंग्स बना के। दे एक्सेस द नीड ऑफ द चाइल्ड, उनको उनके जो भी डिसेबल चाइल्ड है उनकी नीड्स को एक्सेस करना चाहिए, मीन्स उसको क्या नीड्स है, उसको किस चीज़ में सपोर्ट चाहिए, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट दे डेवलप द इंटरवेंशंस प्लान फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, तो उनको क्या करना चाहिए, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, उनको इंटरवेंशन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। दे प्ले
की रोल, क्योंकि वो एक की रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो घर के बाद सिर्फ स्कूल से ही सीखता है, ठीक है। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ से उसकी मेन लर्निंग होती है, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों में बैठता है। तो टीचर उसके लिए एक ऐसा सोर्स, पेरेंट्स के बाद टीचर ही ऐसा है जो जिससे वो अटैचमेंट फील करता है कि हाँ इनसे तो मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे कुछ सिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके साथ स्पेंड कर रहा है। एक बच्चा स्कूल में 6 to 8 आवर्स स्पेंड करता है, तो वो कुछ ना कुछ तो वहाँ से सीखेगा, और बच्चे मोस्टली स्कूल से ही सीखते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर का ये की रोल हो जाता है उसकी लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारी 4.4 भी कंप्लीट होती है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.5। 4.5 में क्या है, इसमें है मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो इसमें है ना हमारे पास 3 मॉडल होंगे। तो फर्स्ट मॉडल है हमारा होम बेस्ड मॉडल। होम बेस्ड मॉडल में क्या होता है, अ की पर्सन इज इन द होम बेस्ड मॉडल इज अ होम विजिटर। तो इसमें ना एक होम विजिटर होता है, ठीक है। वो इस पूरे मॉडल का की पर्सन होता है, मीन्स वही सब कुछ करता है। तो की पर्सन कौन है, होम विजिटर। होम विजिटर इज अ एक्टिव एजेंट, ये एक एक्टिव एजेंट है। हु टेक प्लान्ड सिस्टम, जो कि एक प्लान्ड सिस्टम बनाता है और लेके जाता है उसके घर तक, उस स्पेशल चाइल्ड के घर तक, टू द होम, एंड फुलफिल द रोल ऑफ काउंसलर एंड फ्रेंड बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो फिर वो सारी सर्विसेज उसके घर पे जाके प्रोवाइड करता है एज अ काउंसलर, उसको काउंसिल करता है, मदर को भी और चाइल्ड को भी, मीन्स वो फैमिली और दैट चाइल्ड दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Learning activities and material conducted in the home are more likely to be natural and appropriate। तो वो ये कोशिश करता है कि जो भी वो एक्टिविटी करा रहा है तो वो होम घर में से ही कुछ चीज़ें ले, नेचुरल मटेरियल यूज़ करे, मीन्स वो ऐसे टूल्स ले, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करे जिनसे वो बच्चा फैमिलियर हो, ठीक है। तो ज़्यादा नए नए टूल्स ना लेके आए, घर में से ही, जैसे उसने ब्रश यूज़ कर लिया, ठीक है, उसने बाउल यूज़ कर लिया, उसने प्लेट यूज़ कर ली, उसने स्पून यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ें लेगा जिससे वो चाइल्ड फेमिलियर है। पेरेंट्स कैन स्पेंड मोर टाइम एंड गिव मोर अटेंशन टू द चाइल्ड। और ये इसकी खास बात है, ये इसका एक एडवांटेज है कि जो पेरेंट होगा वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे पाएगा, एंड मोस्ट एडुकेटली स्टाफ सेंटर और अ स्कूल। और फिर यही इस मॉडल की खास बात है कि जो सेंटर और स्कूल है वो घर जाके उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ये सारी एडवांटेजेस थी, ये कुछ डिसएडवांटेज है। नॉट ऑल द पेरेंट्स आर एबल और विलिंग टू स्पेंड द टाइम विद देयर चिल्ड्रन एंड रिक्वायर्ड टू टीच देयर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, क्या पता वो वर्किंग हो, उनको जॉब करने जाना हो, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे को इतना टाइम दे पाएँ, बहुत बिजी लाइफ होती है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए इतना टाइम दे पाएँ। The home trainer can cover only the limited number of children due to the distance। तो इसकी वजह से जो होम विजिटर होता है ना वो सिर्फ कुछ ही बच्चों के घर जा पाता है, तो सारे बच्चों के पास नहीं जा पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोग्राम है, इंडिविजुअल के घर जाना है, ठीक है, तो उसमें ना नहीं पॉसिबल हो पाता है किसी इंडिविजुअल के लिए कि वो बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर सके। तो the child may need the services more than the expert and home trainers not available in the home to provide। अब इससे एक बात और है, जैसे वो एजुकेटर घर जा रहा है, वो होम विजिटर घर जा रहा है, तो वो वहाँ पे सारी सर्विसेज थोड़ी प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे मान लो उस बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम है तो वो स्पीच थेरेपी थोड़ी दे पाएगा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी थोड़ी दे पाएगा, तो वो सारी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कुछ सर्विसेज ये है कि वो सारी सर्विसेज होम में नहीं उसको मिल पाएंगी। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है सेंटर या स्कूल बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा है वो सेंटर या स्कूल में जाता है। पहले क्या हो रहा था कि होम विजिटर घर जाएगा, उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा खुद सेंटर पे जाएगा, खुद स्कूल जाएगा और वहाँ पे उसको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। मे बी द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, स्पेशल डे सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर एंड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें या तो हॉस्पिटल हो सकता है या फिर कोई सेंटर हो सकता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, जहाँ पे उस बच्चे को सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, मीन्स वो वहाँ जाएगा एंड देन उस सारी सर्विसेज का एक्सेस करेगा। वन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इज द टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो हर एक तरह के स्पेशलिस्ट से मिल पाता है,
जैसे उसको सारे डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, सारी मेडिसिन प्रोवाइड होंगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिलेगी। अब होम में क्या, होम घर में उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बच्चा स्कूल या किसी सेंटर पे जाता है तो उससे उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो पाएंगी, वो सब कुछ एक्सेस कर पाएगा। तो इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जैसे रोज़ रोज़ घर स्कूल आना, सेंटर आना, तो क्या पता डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंटर, कॉस्ट क्या पता जैसे वो सेंटर पे जा रहा है उसको बहुत सारी सर्विसेज मिल रही है, उससे एक्स्ट्रा चार्ज लें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट भी बहुत कम रहेगा क्योंकि वो सेंटर पे जा रहा है, टीचर से स्पेशलिस्ट से ही मिलेगा, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड मॉडल आता है कॉम्बिनेशन बेस्ड मॉडल। अब इसका नाम है कॉम्बिनेशन, तो ये कंबाइंड फॉर्म है सेंटर बेस की और स्कूल बेस की। कभी कभी होम विजिटर उनके घर जाएगा और कभी कभी वो सेंटर पे जाएगा स्पेशल चाइल्ड। तो ये एक इलेक्ट्रिक अप्रोच है, सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अंडर दिस मॉडल, इस मॉडल के अंडर में द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन रिसीव द कॉम्बिनेशन सर्विसेज। जो पेरेंट है और जो टीचर, जो बच्चा है, उन दोनों को कंबाइंड सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। इनिशियल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द पेरेंट्स इन द सेंटर पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, बट पेरेंट्स शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एट द होम। लेकिन उनको यही इंस्ट्रक्शन अपने घर में भी फॉलो करनी है। रिव्यू द चाइल्ड्स प्रोग्राम, और यही जो इसको रिव्यू किया जाता है, पीरियोडिकली कंडक्टेड द स्टाफ एट द सेंटर। तो यही चीज़ होती है, कभी बच्चा घर जाए, कभी बच्चा सेंटर पे आएगा, कभी सेंटर से लोग बच्चे के घर पे जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है, ये सबसे बेस्ट मॉडल है कंबाइंड बेस्ड मॉडल। तो इसका कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, बस इन दोनों के डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है। आप ये सारे नोट्स लिख सकते हो, ये सारे मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ही बनाए थे और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप ये सब रिटन डाउन कर सकते हो। थैंक यू।